पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे एमसी के पेरेंट्स तांग हाउ और तांग शियाओ की बात सुन लेते हैं कि यिन एक लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है, जिसकी वजह से तांग हाउ एमसी के पेरेंट्स को मार देता है। एमसी बदला लेने के लिए स्पिरिट हॉल से जुड़ जाता है और ड्रैगन गॉड का नेक्स्ट सक्सेसर बन जाता है। अब आगे लिंग युआन दीदी तुरंत ताड़ गई कि मैं जानबूझकर मजे ले रहा हूँ। उन्होंने दुकुबो की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोली, आयशा सीनियर दुकुबो, अब तो आपको पूरा भरोसा हो गया ना, दिल मान गया आपका। दुकुबो बेचारा सदमे से बाहर आया, उसकी आंखों का सारा घमंड हवा हो चुका था। उसने झुककर बड़े अदब से कहा, यह बुढ़ा पूरी तरह हार मानता है, पर क्या एल्डर मुझे मेहरबानी करके बताएंगी कि यह चमत्कारी बच्चा आखिर है कौन? कल स्पिरिट सिटी के आसमान में जो लाइट एंड डार्क ट्विन ड्रैगन्स का तमाशा हुआ था, क्या वो इसी बच्चे का कारनामा था? दीदी बस मुस्कुरा दी और कोई जवाब नहीं दिया। आखिर स्पिरिट हॉल ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर मेरा नाम अनाउंस नहीं किया था, तो वो सीक्रेट कैसे खोलती? दुकुबो भी समझदार था, उसने तुरंत टॉपिक चेंज किया। खैर, उम्मीद है एल्डर और ये छोटे नवाब आज की बात को दिल पर नहीं लेंगे। मेरे कबीले के बच्चों की नासमझी थी। इस लड़के का फ्यूचर तो भाई साहब बिल्कुल गॉड लेवल है। अगर ये हमसे दुश्मनी रखेगा तो मेरी पोती और इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक मक्खन लगाने वाली लुक दी और अपने दोनों बच्चों को समेटकर वहाँ से निकलने लगा। रुको जरा। तभी अचानक मैंने आवाज लगाई। दुकुबो के कदम वहीं थम गए। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसने झुककर पूछा, छोटे नवाब कहिए, क्या कोई और काम है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर पॉइजन डुआलुओ, मुझे आपसे जरा साइड में अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही दीदी और दुकुबो दोनों का माथा ठनका। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, मैं सीधे दुकुबो के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकुबो की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे नाराज करे। वो एकदम भीगी बिल्ली बनकर बोले, छोटे नवाब क्या हुक्म है? मैंने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, हुक्म कैसा सीनियर? मैं तो बस आपसे आपकी उस जादुई जगह आइस एंड फायर यिन यांग वेल के बारे में कुछ बिजनेस डील करने आया हूँ। सन्नाटा। ये सुनते ही दुकुबो का दिल बैठ गया और उसकी आंखों में पल भर के लिए खूनी मंशा चमक उठी, पर मैं बिल्कुल चिल्ल था। मैंने बात जारी रखी, सीनियर दुकुबो, आपकी बॉडी में जो ये जहर भरा है ना, अगर इसका परमानेंट इलाज नहीं हुआ तो आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। और किस्मत देखो, मुझे इस जहर को जड़ से मिटाने का तरीका पता है। बुढ़े के दिमाग में तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे बच्चे को उसके लाइफ के सारे सीक्रेट्स पता है, पर मौत के डर के बीच उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी शर्त क्या है? मैंने एक शातिर स्माइल दी। शर्त बहुत सिंपल है, मुझे उस आइस एंड फायर वेल की सारी चमत्कारी जड़ी बूटियां चाहिए अदला बदली में। फिर मैंने थोड़ा रुक कर कहा, बेशक आप मना कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप अपनी इकलौती पोती को भी उसी तड़प और दर्द से मरते हुए नहीं देखना चाहेंगे जिस जहर से आप खुद मर रहे हैं। दुकुबो को लगा कि यह तो सरासर लूट है। वह पहले तो मना करने वाला था, पर जैसे ही उसकी पोती का नाम आया उसका कलेजा कांप गया। वह दोराहे पर फंस चुका था। जब मैंने देखा कि बुढ़ा टाइम लगा रहा है तो मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने सीधे धमकी दी, आपके पास चॉइस नहीं है बॉस, मैं तो बस आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा इरादा सिर्फ जड़ी बूटियां चुराना होता तो मैं स्पिरिट हॉल के एल्डर्स को भेजकर आपकी पोती को किडनैप नहीं करवा लेता। इस धमकी से दुकुबो का खून खौल उठा, पर मेरे बैकग्राउंड के खौफ से वह पंगु बना खड़ा था। आखिर पोती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। भाई साहब, सोल लैंड में एंट्री मारते ही एक टाइटल डुआलुओ को घुटनों पर ला दिया। ऊपर से स्पिरिट हॉल की हॉट एल्डर को ऐसा दीवाना बनाया कि अकेले में वो मुझे बड़े चाव से ओह माय गॉड हस्बैंड बुलाने को तैयार हो गई। और इस पूरे गेम की शुरुआत हुई थी इसी जहर के सौदागर को ठिकाने लगाने से। सनसेट फॉरेस्ट के उस अंधेरे कोने में दुकुबो ने आखिरकार घुटने टेक दिए। उसकी आवाज में बेबसी साफ थी, ठीक है, डील डन है। अब आगे क्या करना है? क्या तुम अभी मेरे साथ चलकर वो बूटियां लोगे या मैं खुद उन्हें तोड़कर तुम्हारे पास पहुंचाऊं? मैंने पीछे खड़ी दीदी को देखा और थोड़ा सोचने लगा। अभी वहां जाना 3 वजहों से सेफ नहीं था। पहली वजह, मैंने अभी तक लिंग युआन दीदी को 100% अपने कंट्रोल में नहीं लिया था। अगर उसने यह सीक्रेट स्पिरिट हॉल के बड़े साहबों को बता दिया तो लफड़ा हो जाता। दूसरी वजह, साइको बीबी डोंग अभी इसी जंगल में घूम रही थी। अगर उसे भनक लग जाती तो गेम ओवर था। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पास जो जहर उतारने का फॉर्मूला था उसके लिए एक तगड़ी सोल बोन की जरूरत थी। ये बात मैं सीधे बुढ़े को नहीं बता सकता था, वरना अपने एक्सपीरियंस से वो मेरा पूरा प्लान ताड़ जाता। इसलिए मुझे पहले स्पिरिट हॉल जाकर एक बढ़िया सी सोल बोन का जुगाड़ करना था। वहाँ तिजोरी में सोल बोन्स की क्या कमी? मैंने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, इतनी जल्दी क्या है सीनियर, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम अभी चुपचाप इसी जंगल में रहो, वक्त आने पर मैं खुद बुलावा भेजूंगा। मुझे अच्छे से पता था कि बुढ़ा मेरी धमकी से अंदर ही अंदर सुलग रहा है, इसलिए मैंने साम दाम दंड भेद वाला रूल अपनाया। एक थप्पड़ मारने के बाद एक मीठी टॉफी देना जरूरी था। मैं मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हें 2 में से एक तरीका अभी बता देता हूँ। अगर तुम अष्टकोणीय रहस्यमयी बर्फ घास और नरक की आग वाली मिर्च को एक साथ खा लो तो तुम्हारा खून एक जादुई अमृत बन जाएगा। वह अमृत अपनी चरम गर्मी और चरम ठंडक से तुम्हारी बॉडी के सारे जहर को चूस जाएगा। पर भाई साहब, इसमें 2 बड़े रिस्क हैं। पहला, 2 अपोजिट ताकतों की बूटियां खाते ही 99% लोग वहीं फटकर मर जाते हैं। और दूसरा, अगर बच भी गए तो तुम्हारी पूरी सोल पावर मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी
आधी से ज्यादा ताकत तो इसी जहर की बदौलत है। ओरिजिनल स्टोरी में भी बुढ़े ने इस पहले तरीके को लात मार दी थी क्योंकि उसे अपनी पावर खोने का कोई शौक नहीं था, इसलिए यह सीक्रेट बताने में कोई नुकसान नहीं था। वह वैसे भी दूसरे तरीके का ही वेट करेगा। और वही हुआ। मेरी बात सुनते ही दुकुबो के होश उड़ गए। उसकी आंखों की दुश्मनी गायब हो गई और वह पूरी तरह मेरा मुरीद हो गया। यह बुढ़ा आपका कायल हो गया। छोटे नवाब, मैं आपके उसी दूसरे सेफ तरीके का इंतजार करूंगा ताकि मेरी और मेरी पोती की जान बच सके। मुझे पता था यही होने वाला है। मैंने लगे हाथ एक और बोनस फेंक दिया। काम पूरा होने के बाद मैं स्पिरिट हॉल से तुम्हारे ऊपर लगा हुआ किलिंग ऑर्डर भी हटवा दूंगा। ये सुनते ही बुढ़े की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह एक्साइटमेंट में बोला, छोटे नवाब, क्या मैं आपकी असली पहचान जान सकता हूँ? और कल का वह धमाका, मैंने ज्यादा नखरे नहीं किए और सीधे बता दिया कि मेरे पास ट्विन सेमी गॉड स्पिरिट्स हैं और मैं बहुत जल्द स्पिरिट हॉल का नया होली सन बनने वाला हूँ। दुकुबो जैसा शातिर बंदा यह सुनते ही समझ गया कि मुझ जैसे गॉड लेवल जीनियस से पंगा लेने का मतलब है सीधे मौत को दांव पर लगाना। वह डर के मारे अंदर तक कांप गया कि अच्छा हुआ उसने पहले मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वरना स्पिरिट हॉल वाले उसकी चटनी बना देते। उसने थूक निगला, अपनी बेहोश पोती को देखा और एक मक्खन लगाने वाली हंसी के साथ बोला, हे तो हमारे होली सन साहब, आपको मेरी पोती कैसी लगती है? मैं जो अभी तक बिल्कुल सीरियस एक्टिंग कर रहा था, साला एकदम ब्लैंक हो गया। भाई साहब, ये बुढ़ा तो अपनी पोती को ही मेरे गले मरने की फिराक में था ताकि रिश्ता मजबूत हो सके। खैर, ये तो होना ही था। मैंने दुकुयान को ऊपर से नीचे तक देखा। फिगर और चेहरा तो कड़क था पर साला एटीट्यूड बहुत सड़ा हुआ था। पर अगर मैं उसे छोड़ भी दूं तब भी उसे उस दुश्मन यू तियानहेंग के हाथ तो कटाई नहीं लगने दूंगा, वरना धोखेबाजों का घर बस जाएगा। मैंने सोचा कि अभी इसे सस्पेंस में ही रखते हैं। बुढ़े को कंट्रोल में रखने के लिए ये हुक अच्छा था। आखिर एक टाइटल डुआलुओ चमचे की वैल्यू बहुत होती है। मैं थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। तुम अभी निकलो यहाँ से, अगली बार जब आऊंगा तो इलाज शुरू करेंगे। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। दुकुबो ने तुरंत आज्ञाकारी चेले की तरह सिर हिलाया, अपनी पोती और यू तियानहेंग को उठाया और रफू चक्कर हो गया। जाते जाते उसने यू तियानहेंग की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कोई कूड़ा हो। उनके जाते ही लिंग युआन दीदी तुरंत दौड़ती हुई मेरे पास आई। छोटा हान, तुमने उस बुढ़े के कान में क्या फूंक मारी? भले ही उसने बातें नहीं सुनी थी पर बुढ़े के चेहरे के एक्सप्रेशन, पहले डर, फिर शौक, फिर खूनी गुस्सा और अंत में बिल्कुल गुलामों जैसी वफादारी, सब उसने देख लिया था। मैंने एक शातिर हंसी हंसते हुए कहा, हे टॉप सीक्रेट दीदी। पर मेरे दिल में डर था कि कहीं वो यह सब स्पिरिट हॉल में रिपोर्ट न कर दे, इसलिए मैंने तुरंत पासा पलटा। लिंग युआन दीदी, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी 3 शर्तें रखूंगा आप मानोगी। तो चलो पहली शर्त की बात करते हैं। दीदी की आंखों में एक नटखट सी चमक आई। बिल्कुल बाबा, बताओ क्या चाहिए? तुम्हारी यह दीदी सब मानने को तैयार है। मैंने अपना गला साफ किया और बिल्कुल सीरियस होकर कहा, पहली शर्त, आज के बाद मेरी कोई भी बात तुम बिना मेरी मर्जी के स्पिरिट हॉल को रिपोर्ट नहीं करोगी। जो भी होगा पहले मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। दीदी ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। ये देखते ही मेरी तो बाँछें खिल गईं। मैंने हंसते हुए दूसरी शर्त रखी। दूसरी शर्त, आज के बाद तुम मेरे साथ ही खाओगी, मेरे साथ ही घूमोगी और मेरे साथ ही सोओगी। सिर्फ एक टेबल पर खाना और साथ चलना नहीं, बल्कि हमारा कमरा और बिस्तर भी एक ही होगा। दीदी के गोरे गाल पल भर में टमाटर की तरह लाल हो गए। उनकी आंखों में अचंभा और शर्म साफ दिख रही थी। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बिल्कुल धीमी सुरीली आवाज में बोली, ये तो एक ही शर्त में तुमने 3 चीजें मांग ली। बहुत चालाक हो। पर साला ट्विस्ट देखो, उसने मना नहीं किया, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सा इंतजार दिख रहा था। ये देखकर तो भाई साहब मेरी लॉटरी लग गई। मैंने तुरंत आखिरी पत्ता फेंका और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, अकेले में तुम मुझे छोटा हान बुलाना बंद करोगी। मेरे लिए कोई स्पेशल नाम होना चाहिए। दीदी थोड़ा चौंकी, फिर उन्होंने अपने गुलाबी होठों पर हाथ रखकर एक नटखट सी हंसी हंसी। अच्छा जी, तो अकेले में हमारे होली सन साहब को क्या नाम सुनना पसंद है? क्या मैं आपको होली सन गॉड बुलाऊं? आखिरी लफ्ज बोलते वक्त वह बिल्कुल मेरे कान के पास झुकी और अपनी गर्म सांसों के साथ फुसफुसाया। मैंने अपना थूक निगला। मेरा छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, पर मैंने पूरी गंभीरता के साथ कहा, तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना होगा और पीछे ओह माय गॉड हस्बैंड साहब भी लगाना पड़ेगा। लिंग युआन दीदी ने तो अपनी आंखें इतनी बड़ी कर ली जैसे उन्हें यकीन ही न हो। वो सोच रही थी कि मुझ जैसे 6 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी खुराफात कहाँ से आती है। जब मैंने देखा कि वह झिझक रही हैं, तो मैंने तुरंत वही ऑस्कर लेवल का रोतड़ू चेहरा बना लिया। दीदी तो बस पिघल गईं। उन्होंने हंसते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह लाया। हाय मैं मर जावा बाबा, मैं हार मानती हूँ। अब से अकेले में आपको हस्बैंड साहब ही बुलाऊंगी, ठीक है? उनकी वह रेशमी मखमली आवाज सुनकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। वह जोर से हंस पड़ी और बोली, तो बताइए हस्बैंड साहब, अब अपनी इस चेली के लिए क्या हुक्म है? उनकी आंखों की वो मस्ती दिल चुराने वाली थी। मेरा दिल तो बिल्कुल पिघल चुका था और आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, पर मैं उनके जाल में फंसने वालों में से नहीं था। मैं तुरंत उनकी गोदी से नीचे कूदा। हे जब मेरी दीदी इतनी वफादार है तो चलो अब असली काम शुरू करते हैं। इतना कहकर मैं तुरंत उस मरते हुए 2000 साल पुराने डार्क थंडर सब ड्रैगन के पास गया और एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। सच में मुंह का बहुत कड़क है पर दिल का बिल्कुल मोम है, दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे चारों तरफ पहरा देने लेनी। जब तक वह फ्यूचर के हसीन ख्यालों में खोई थी, मैंने पलक झपकते ही उस सोल रिंग को अपने अंदर सोख लिया। मेरी डार्क होली ड्रैगन स्पिरिट पर पहली 2000 साल की सोल रिंग सज चुकी थी और मुझे मेरी पहली खतरनाक एबिलिटी मिल गई थी। डार्क ड्रैगन स्लैशेस द वॉइड, थंडर श्रेड्स द स्काई। यही नहीं, मेरी सोल पावर सीधे जंप करके लेवल 28 पर पहुंच गई। सक्सेस! मैं खुशी से उछल पड़ा। इस रिंग को सोखने के बाद मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ सीधे डबल हो गई थी, जिसका मतलब था कि मेरी अगली सोल रिंग कम से कम
4000 साल की हो सकती थी। दीदी को अंदाजा तो था, पर जब उन्होंने अपनी आंखों से पहली ही रिंग 2000 साल की देखी तो उनके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लिंग युआन दीदी, देखा आपके हस्बैंड का जलवा? मैंने बड़े ही एटीट्यूड में अपना सिर उठाया और पूछा। दीदी ने एक प्यारी सी स्माइल दी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड साहब तो सच में सबसे बेस्ट हैं। तो बताइए, सेकंड सोल रिंग के लिए आपका क्या बान प्लान है? मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया। मेरी सेकंड सोल रिंग कम से कम 4000 साल पुराने सोल बीस्ट की होगी। ये सुनते ही दीदी के तोते उड़ गए, पर मेरा पक्का इरादा देखकर वह चुपचाप मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गयी। ठीक है जी, आपकी हर बात सर आंखों पर, चलिए ढूंढते हैं। पर जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, अचानक पूरे जंगल में घनघोर अंधेरा छा गया। सर्रर सर्रर। अगले ही पल झाड़ियों को चीरते हुए दो बहुत ही भयंकर और विशालकाय सोल बीस्ट्स बाहर निकले और उन्होंने हमें आगे और पीछे से पूरी तरह घेर लिया। सामने की तरफ एक 5000 साल पुराना थंडर आर्मर ड्रैगन और पीछे की तरफ एक 4300 साल पुराना नाइट शैडो डेमन ड्रैगन। अचानक हुए इस अंधेरे और दो अलग अलग प्रजाति के ड्रैगन्स को एक साथ देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। ये दोनों अलग अलग बीस्ट्स एक साथ टीम अप करके कैसे घूम रहे हैं? दीदी ने एक ही नजर में पूरा गेम समझ लिया। हस्बैंड साहब, ये दोनों ऐसे ही नहीं आए हैं, ये दोनों उसी सब ड्रैगन के मम्मी पापा हैं जिसे आपने अभी अभी मारा है। आपको एक 4000 साल की रिंग चाहिए थी ना? ये पीछे वाला नाइट शैडो ड्रैगन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आए हैं? आज इनका यहीं परमानेंट सेटलमेंट कर देते हैं। लगे हाथ मेरी नई एबिलिटी का टेस्ट भी हो जाएगा। दीदी, आप बस साइड में हट जाओ, इन दोनों को मैं अकेले ही देख लूंगा। मैं तुरंत उनकी गोदी से नीचे उतरा, आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। दीदी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर मेरी आंखों का जोश देखकर बोली, ठीक है, मेरे हस्बैंड साहब पर मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। भले ही ये 4000 और 5000 साल के 20 इंसानों के 40 लेवल वाले सोल मास्टर के बराबर थे, पर दीदी को पता था कि मेरी एनर्जी बहुत अलग है। और वैसे भी वह खुद एक टाइटल डुआलुओ थी। अगर कोई गड़बड़ होती तो वह 1 सेकंड में उन्हें धूल चटा देती। फिक्र नॉट दीदी, मैं आपको टेंशन का एक मौका भी नहीं दूंगा। मैंने हंसते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? चलो अच्छे से फाइट करो। दीदी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर उन्होंने तुरंत कड़े लहजे में वार्निंग दी, पर हाँ, थोड़ा संभल कर रहना। वह नाइट शैडो ड्रैगन बहुत ही चालाक है, उसकी स्पीड बहुत तेज है और वह इस अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो सकता है। मैंने सिर हिलाया, पर मेरे दिल में कोई डर नहीं था। रोआरर। जैसे ही दीदी कूदकर एक बड़े पेड़ की टहनी पर बैठी, उन दोनों ड्रैगन्स ने एक साथ एक भयानक दहाड़ मारी। पहले वो दीदी की खतरनाक एनर्जी से डरे हुए थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं अकेला खड़ा हूँ, उनका सारा डर गुस्से में बदल गया। चलो आ जाओ, बहुत हुआ तमाशा। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और अपनी डार्क होली ड्रैगन स्पिरिट को आजाद कर दिया। दहाड़। अपने बच्चे की सोल रिंग मेरे ऊपर तैरती देख उन दोनों पेरेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पागलों की तरह अपनी तीखी कुल्हाड़ी जैसे पंजे लेकर मेरी तरफ झपटे। सब बकवास है। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जम गया और सही टाइम का वेट करने लगा। पलक झपकते ही वो दोनों मेरे बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनके पंजों की हवा से लग रहा था कि वो मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। हस्बैंड साहब बचो। पेड़ के ऊपर से दीदी की घबराई हुई आवाज आई। मेरे होठों पर एक विजयी मुस्कान आई और मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, पहला सोल स्किल, डार्क ड्रैगन स्लेशेस द वॉइड, थंडर श्रेड्स द स्काई। जैसे ही मेरे बोल खत्म हुए, मेरे ऊपर तैरती वह 2000 साल की पर्पल रिंग चमक उठी। मेरे डार्क ड्रैगन के दोनों पंखों से अनगिनत काली बिजलियां सांप की तरह लपलपाने लगी और जैसे ही मैंने अपने हाथ खोले, दोनों पंखों से दो बहुत ही विशाल काली कुल्हाड़ी जैसी एनर्जी बीम्स बाहर निकली, जिनमें भयंकर थंडर का ब्लास्ट छुपा था। धूम। स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उन दोनों ड्रैगन्स को बचने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों काली बिजलियां सीधे उनकी छाती को चीरती हुई पार हो गईं। रोआरर। एक बहुत ही दर्दनाक और आखिरी चीख के साथ उन दोनों भीमकाय ड्रैगन्स की बॉडीज हवा में उछली और सीधे जमीन पर आ गिरी। दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गेम ओवर। दीदी ने पेड़ के ऊपर से एक राहत की सांस ली। हे कहा था ना दीदी, फिक्र नॉट। मैंने ऊपर देखकर एक नटखट स्माइल दी और तुरंत उस नाइट शैडो डेमन ड्रैगन की बॉडी के पास जाकर उसकी रिंग को सोखने बैठ गया। कुछ ही पलों में उसकी 4300 साल की सोल रिंग मेरी सेकंड रिंग बन चुकी थी और मुझे मेरी दूसरी सबसे धांसू एबिलिटी मिल गई थी, शैडो ऑफ द ड्रैगन इन द डार्क नाइट। इसका इफेक्ट ये था कि मैं जब चाहूँ पूरे एरिया को एक घने अंधेरे के कुएं में बदल सकता हूँ और खुद एक अदृश्य परछाई बनकर गायब हो सकता हूँ। भाई साहब, क्या खतरनाक स्किल है। जब मैंने इसके इफेक्ट्स देखे तो मेरी सांसें अटक गईं। अब मुझे समझ आया कि दीदी ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों सचेत किया था। अगर वह ड्रैगन गुस्से में अंधा होकर सीधा मुझ पर हमला न करता और इस स्किल का यूज करता तो मुझे सच में बहुत पापड़ बेलने पड़ते। तभी दीदी पेड़ से नीचे कूदी और दौड़कर मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। हस्बैंड साहब, 4000 साल की सोल रिंग हजम करने के बाद कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? लाओ मैं एक बार चेक कर लूं। दीदी ने बड़े ही प्यार से मेरी पूरी बॉडी का मुआयना किया और जैसे ही वह मुझे नीचे उतारने वाली थी, मुझे अपनी बॉडी के अंदर सोल पावर का एक बहुत बड़ा उबाल महसूस हुआ। मैं खुशी से चिल्लाया, दीदी मेरी सोल पावर सीधे लेवल 30 पर पहुंच गई है। दीदी तो बिल्कुल दंग रह गईं। फिर उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्राउड वाली स्माइल आई। यह तो बहुत ही कमाल की बात है जी। मुझे तुरंत ड्रैगन गॉड का वह दूसरा टास्क याद आया। तीनों रिंग्स का टोटल 15000 साल होना चाहिए था। पहली 2 रिंग्स का टोटल 6300 साल हो चुका था। यानी अब आखिरी रिंग के लिए मुझे कम से कम 8700 साल का टारगेट पूरा करना था। 2 रिंग्स सोखने के बाद मेरी बॉडी अब लोहे जैसी हो चुकी थी,
तो मैं आराम से 9000 साल तक की रिंग झेल सकता था। लिंग युआन दीदी, मेरी तीसरी सोल रिंग कम से कम 8700 से 9000 साल के बीच की होगी। इस बार दीदी ने कोई बहस नहीं की, उन्हें मेरे ऊपर अंधा भरोसा हो चुका था। ठीक है जी, अब आपकी हर बात मंजूर है, चलिए और गहरे जंगल में चलते हैं। हम दोनों तुरंत सनसेट फॉरेस्ट के बिल्कुल कोर एरिया की तरफ बढ़ गए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हमें एक 8900 साल पुराना डार्क फ्रॉस्ट ड्रैगन मिल गया। इसके पास डार्क और एक्सट्रीम आइज दोनों शक्तियां थीं। दीदी के लिए उसे एडमारा करना बस कुछ सेकंड का काम था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे आखिरी झटका दिया और उसकी रिंग को भी सोख लिया। मुझे मेरी तीसरी सबसे खतरनाक एबिलिटी मिल गई, ड्रैगन स्वेलोज द स्टार्स, फ्रॉस्ट विंड ब्लोज फॉर 10,000 माइल्स। काम तमाम। मैं खुशी से झूम उठा और मेरी सोल पावर अब सीधे लेवल 32 पर पहुंच चुकी थी। यानी बिना किसी ऑफिशियल रिंग के मैं सिर्फ 2 दिन में एक 3 रिंग वाले सोल एल्डर के लेवल पर आ चुका था। चलो दीदी, अब वापस चलते हैं और उस साइको बीबी डोंग से मिलते हैं। दीदी ने मुझे बड़े ही प्यार से गोद में उठाया और हम वापसी के रास्ते पर चल पड़े। मेरे होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। मैं बस ये सोचकर मजे ले रहा था कि जब बीबी डोंग मेरी इन 3 रिंग्स को देखेगी तो उसके दिल पर क्या सांप लौटेंगे। मैं अभी ख्यालों में खोया ही था कि अचानक आसपास का नजारा फिर से गायब हो गया। अगले ही पल मैं दोबारा अपने स्पिरिचुअल सी में था और सामने वही विशाल ड्रैगन गॉड खड़ा था। इस बार उसने कोई नाटक नहीं किया, सीधे बड़े ही गर्व के साथ अनाउंस किया, लड़के तूने कमाल कर दिया, ड्रैगन गॉड की दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस बार तुम्हें 2 बड़े इनाम मिलते हैं। पहला, तुम्हारे स्पष्ट स्पिरिट को एक स्पेशल गॉड लेवल डोमेन मिलेगा और दूसरा, मेरा पर्सनल खजाना ड्रैगन गॉड का कोर। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अपना फैसला सुनाया, बॉस मुझे मेरे डार्क होली ड्रैगन स्पिरिट के लिए वो डोमेन चाहिए। पर भाई साहब, मेरी ये बात सुनते ही हमेशा शांत रहने वाला ड्रैगन गॉड एक सेकंड के लिए बिल्कुल बुत बन गया। उसने तुरंत अपनी जादुई नजरों से मेरी बॉडी को स्कैन किया और बड़े ही दुख के साथ अपना सिर हिलाया। लड़के, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। तूने पहले इस डार्क ड्रैगन को क्यों ट्रेन किया? क्या तुझे अपने दोनों स्पिरिट्स का अंतर नहीं पता? सुन, रेडिएंट होली ड्रैगन अपनी भयंकर ताकत, अटैक और लोहे जैसी डिफेंस के लिए जाना जाता है, जबकि यह डार्क होली ड्रैगन सिर्फ चालाकी, कंट्रोल और दूसरों को परेशान करने के काम आता है। अगर इंसानों की भाषा में कहूँ तो पहला वाला प्योर अटैक सिस्टम है और दूसरा वाला सपोर्ट या कंट्रोल सिस्टम है। एक अटैक सिस्टम वाले ड्रैगन की बॉडी हमेशा ज्यादा मजबूत होती है। अगर तूने पहले रेडिएंट ड्रैगन को ट्रेन किया होता तो तेरी बॉडी पहली ही बार में 10,000 साल की रिंग झेल जाती, पर तूने उल्टा रास्ता चुना। ड्रैगन गॉड की आवाज में बहुत ज्यादा पछतावा भरा था। ये सुनते ही मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरा माथा ठनका। साला, अगर पहले सुनहरे ड्रैगन को जगाया होता तो आज गेम कुछ और होता, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी अगर मुझे पहले से पता भी होता तब भी वो साइको बीबी डोंग मुझे कभी सुनहरे ड्रैगन पर हाई लेवल रिंग चढ़ाने नहीं देती। ये सोचकर मेरे दिल में उस बीबी डोंग के लिए नफरत और बढ़ गई। साली बुढ़िया, मुझे जल्द से जल्द इसके चंगुल से आजाद होना ही पड़ेगा। ड्रैगन गॉड ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा और बात खत्म की। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। जब तूने डार्क ड्रैगन को ही चुन लिया है तो यही सही। इतना कहते ही उसकी आंखें चमकी और उसने मुझे मेरा पहला डोमेन गिफ्ट कर दिया, डार्क डेमन डोमेन। इसके इफेक्ट्स देखकर तो भाई साहब मेरे तो मजे ही आ गए। ये डोमेन मेरी खुद की डार्क एनर्जी को डबल कर देता है, सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह पागल कर देता है और सबसे बड़ी बात, ये आसपास की किसी भी डार्क एनर्जी को चूस कर मेरी खुद की पावर बढ़ा सकता है। भाई साहब, दूसरों की एनर्जी चूसने की ताकत, ये देखकर तो मेरी बाँछें खिल गईं। फ्यूचर में ट्रेनिंग करना तो बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी बीबी डोंग खुद एक प्योर डार्क एट्रीब्यूट वाली सोल मास्टर है ना। अगर मैं फाइट के दौरान उसकी ही एनर्जी चूस लूं तो, पर फिर मुझे लगा कि अभी यह सोचना बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वह खुद 99 लेवल के पास है। अगर उसने मुझे छू भी दिया तो मैं वहीं चटनी बन जाऊंगा। जब तक उसे कोई तगड़ा नशा देकर किसी सीक्रेट रूम में बंद न कर दिया जाए तब तक यह नामुमकिन है। यह सोचते ही मैंने 2 बार जोर से खांसा और तुरंत अपना ध्यान भटकाया। अरे हाँ बॉस, वह दूसरा इनाम ड्रैगन गॉड का कोर सुनने में बहुत भारी लग रहा है। क्या इससे दुनिया के सारे सोल बीस्ट्स मेरे गुलाम बन जाएंगे? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा, पर तभी मुझे थोड़ा शक हुआ। वैसे आप तो अभी सिर्फ एक छोटी सी आत्मा हो ना, तो ये गिफ्ट कहीं आधा अधूरा तो नहीं है? ड्रैगन गॉड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तेरा पहला अंदाजा बिल्कुल सही है। इसे देखते ही दुनिया का बड़े से बड़ा सोल बीस्ट भी तेरे पैरों में झुक जाएगा। और तेरा दूसरा शक भी बिल्कुल सच है। फिलहाल यह सिर्फ एक अधूरी आत्मा ही है। यह सुनते ही भाई साहब मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया। मेरा मन हुआ कि इस बुढ़े ड्रैगन को वहीं 4 बातें सुना दूं, पर मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने बात संभाली। भले ही यह आधी अधूरी आत्मा है, पर इसका खौफ कुछ कम नहीं है। ये तुमसे 10 गुना कमजोर किसी भी सोल बीस्ट को सिर्फ एक नजर में घुटनों पर ला सकती है। पर हाँ, चूंकि यह इनकम्प्लीट है तो तुम इसे अपनी नॉर्मल एनर्जी की तरह हवा में नहीं उड़ा सकते। तुम्हें इसकी पावर से एक सोल स्टैंप बनाकर सीधे सामने वाले के दिमाग पर दागनी होगी। एक बार यह स्टैंप लग गई तो वो जिंदगी भर तुम्हारे खौफ से कांपेगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। पूरी बात सुनने के बाद मैं फिर से निशब्द रह गया। साला, जो बीस्ट मुझसे 10 गुना कमजोर होगा उसे गुलाम बनाकर मैं अचार डालूंगा क्या? ड्रैगन गॉड ने जब मेरी यह सड़ी हुई शक्ल देखी तो वो दोबारा बोला, लड़के ज्यादा उतावला मत बन। मैंने ये खजाना तुझे बहुत सोच समझ कर दिया है। मैंने इस दुनिया का जो फ्यूचर देखा है उसके हिसाब से मुझे पता है कि इस वक्त 1 लाख साल का कौन सा सोल बीस्ट इंसानी रूप धारण करके घूम रहा है। मेरी यह अधूरी आत्मा उस बीस्ट पर बिल्कुल सटीक बैठेगी। इसीलिए तुम्हारी तीसरी परीक्षा का टास्क है उस 1 लाख साल के इंसानी रूप वाले सोल बीस्ट को ढूंढकर अपना परमानेंट पालतू जानवर बनाना। टाइम लिमिट है पूरे 2.5 महीने। और हाँ, एक हिंट दे देता हूँ, वह इस वक्त नॉटिंग सिटी में है, बाकी तुम खुद ढूंढो। ये सुनते ही मेरी आंखें
आंखें अचानक चमक उठी। अरे हाँ भाई साहब, ये पावर तो इंसानी रूप वाले बीस्ट पर 100% काम करेगी। और नॉटिंग सिटी में इस वक्त 1 लाख साल वाली श्याओवू के अलावा कौन होगा? पर साला ये तीसरा टास्क क्या बकवास है। उस खरगोश को पालतू जानवर कौन बनाएगा? मेरे होंठ थोड़े से सिकुड़े, पर जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। देखा जाए तो यह सौदा बुरा नहीं था। इस वक्त टाइमलाइन के हिसाब से तांग सान और श्याओवू एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे और तांग सान उसे अपनी बहन बनाने की फिराक में होगा। अगर ठीक उसी वक्त मैं विलेन की तरह एंट्री मारूं और श्याओवू को उससे छीन लूं तो भाई साहब तांग सान का तो कलेजा ही फट जाएगा। एक ही तीर से 2 शिकार, तांग हाओ से बदला भी पूरा और श्याओवू को सबक भी। सोचकर ही मजे आ रहे थे। हे यही सोचते हुए मैंने एक शैतानी हंसी हंसी और सिर हिलाकर कहा, डन है बॉस, अब मुझे बाहर भेजो। ड्रैगन गॉड की आंखें चमकी और उसने मुझे वापस हकीकत में भेज दिया। जब मैं होश में आया तो रात हो चुकी थी। मैं और लिंग युआन दीदी तेजी से उस जगह पहुंचे जहां बीबी डोंग रुकी हुई थी। पर जैसे ही हम पास पहुंचे हमें हु लिएना की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, टीचर, मेरा सोल रिंग सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो गया। मुझे मेरी तीसरी एबिलिटी मिल गई है, फॉक्स मेलोडी। इसके तुरंत बाद बीबी डोंग की लाड भरी आवाज आई, मेरी नाना तो सच में बहुत कमाल की है। इतनी छोटी सी उम्र में सीधे 30 लेवल। मैं तो तुम्हें बहुत जल्द स्पिरिट हॉल की होली मेड बनाने वाली थी, पर बीच में उस कमीने ने आकर सारा खेल उसकी बात पूरी होने से पहले ही हुई। लिएना ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे टीचर, कोई बात नहीं ना, आप छोटा हान से इतनी चिढ़ क्यों रही हो? मैं जानती हूँ कि पुजारियों के साथ आपकी पटरी नहीं बैठती और आप होली सन की गद्दी अपने पास रखना चाहती हो, तो आप ये काम मुझ पर छोड़ दो ना। मैं उस छोटे भाई को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वह भीगी बिल्ली बनकर सिर्फ आपकी उंगलियों पर नाचेगा, तब तो वो आपकी हर बात मानेगा ना। इतना कहकर वह शर्माते हुए हंसने लगी। उसे लग रहा था कि उसका यह मास्टर प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। टीचर की टेंशन भी खत्म और प्यारा सा छोटा भाई भी उसका। पर बीबी डोंग ये सुनते ही अंदर घबरा गई। मैं तो उसके रोशसा गॉड बनने का सबसे बड़ा मोहरा था। वो हु लिएना को मेरे करीब कटाई नहीं आने दे सकती थी। पर इससे पहले कि बीबी डोंग कुछ कहती, लिंग युआन दीदी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझे गोद में लिए तुरंत सबके सामने आ गई। प्रणाम सुप्रीम पॉन्टे, प्रणाम एल्डर लिंग युआन, छोटा हान। हम दोनों को अचानक सामने देखकर उन दोनों के तोते उड़ गए। खासकर हु लिएना का चेहरा तो शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो चुका था। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी कि कहीं इस छोटे भाई ने उसकी वो सारी शर्मनाक बातें सुन तो नहीं ली। बीबी डोंग जैसे ही शौक से बाहर आई, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में दहाड़ी, एल्डर लिंग युआन, एक 100 साल की सोल रिंग सोखने में भी कम से कम कुछ घंटे या दिन का वक्त लगता है, और तुम इतनी जल्दी इसे वापस ले आई? साफ पता चल रहा है कि तुमने मेरे दिए टास्क को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया। हु लिएना ने जब देखा कि उसकी टीचर इतनी भयंकर गुस्से में है तो वह हमारे सपोर्ट में कुछ बोलने ही वाली थी, पर बीबी डोंग ने उसे एक ऐसी तीखी लुक दी कि बेचारी की आवाज गले में ही अटक गई। एल्डर लिंग युआन, बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका कोई लॉजिकल रीजन दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीबी डोंग की आंखें खून उगल रही थीं, पर दीदी बिल्कुल चिल्ल थी। उनके होठों पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। ठीक उसी पल मैं दीदी की गोदी से नीचे कूदा और उनके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। बीबी डोंग को लगा कि मैं फिर से अपनी इस पर्सनल टीचर का बचाव करने आ गया हूँ। वह मुझे डांटने ही वाली थी कि मैंने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, डार्क होली ड्रैगन बाहर आओ। रो आर। एक भयंकर पाताल चीरने वाली दहाड़ के साथ मेरा डार्क ड्रैगन बाहर आ गया। बीबी डोंग को लगा कि मैं उससे लड़ने की जुर्रत कर रहा हूँ। वो चिल्लाई, तुम्हारी यह मजाल, बगावत कर रहे हो? पर जैसे ही उसकी नजर मेरे चारों तरफ तैरती चीजों पर पड़ी, उसकी आधी बात हवा में ही गायब हो गई और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। 1 2 3 पूरे 3 बैंगनी रंग की 1000 साल वाली सोल रिंग्स मेरे चारों तरफ घूम रही थीं और मेरी बॉडी से सीधे 32 लेवल की सोल पावर का प्रेशर बाहर आ रहा था। जैसे जैसे एक रिंग नीचे गिर रही थी, बीबी डोंग के दिल की धड़कन रुकती जा रही थी। जब तीनों रिंग्स सेट हो गईं, तो वो पूरी तरह सदमे में आ गईं। यह कैसे मुमकिन है? पहले तीनों के तीनों रिंग्स बैंगनी रंग के? शियाओ गांग की थ्योरी तो कहती है कि पहली रिंग की लिमिट सिर्फ 423 साल है। हु लिएना ने तो अपने छोटे से मुंह पर हाथ रख लिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओहो माय गॉड, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये तीसरी रिंग तो कम से कम 9000 साल के आसपास की लग रही है। टीचर, आपको पता है ये कैसे हुआ? इतना कहकर वह बीबी डोंग की तरफ मुड़ी, पर बीबी डोंग का तो दिमाग ही सुन हो चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज अगर उसका वह शियाओ गांग खुद भी यहाँ आ जाता, तब भी इस चमत्कार को देखकर पागल हो जाता। मैंने बीबी डोंग की वह सड़ी हुई शक्ल देखकर मन ही मन बहुत मजे लिए और बड़े ही एटीट्यूड में कहा, गुरु माता, जैसा कि आप देख सकती हैं, मेरी थ्योरी 100% सही साबित हुई। रही बात उस थ्योरी की जो आप पूरी दुनिया में बांट रही हैं, तो भाई साहब वह बिल्कुल 2 कौड़ी की बकवास है, बदतमीज। ये सुनते ही बीबी डोंग गुस्से से बिल्कुल अंधी हो गई। इस छोटे से कीड़े की यह मजाल कि वह उसके प्यारे शियाओ गांग की सालों की रिसर्च को बकवास कहे, पर साला सबूत बिल्कुल सामने था। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। हु लिएना जो अभी तक वहाँ खड़ी थी, उसे हमारी पुरानी बहस के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इस वक्त मेरा यह गॉड लेवल टैलेंट देखकर वह पूरी तरह मेरी साइड हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी टीचर से कहा, टीचर,
शायद छोटा हान सही कह रहा है, हमारे स्पिरिट हॉल को अब अपनी पुरानी थ्योरीज को बदल देना चाहिए। ये सुनते ही बीबी डोंग को लगा कि उसने दूध पिलाकर सांप पाला है। वह जिस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानती थी, वह आज एक दूसरे लड़के के सपोर्ट में खड़ी थी। पर उसका गुस्सा हुलियना पर नहीं बल्कि मुझ पर फूटा। नाना तो बहुत सीधी सादी है, उसे भड़काने वाला जरूर ये छोटा सा शैतान ही है, इसे तो जान से मारना ही सही रहेगा। मैंने जब बीबी डोंग की वो आदमखोर शक्ल देखी तो मैं समझ गया कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ। मैं चुपके से लिंग युआन दीदी के पीछे जाकर छिप गया। दीदी भी समझ गई कि सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। उन्होंने तुरंत माहौल को हल्का करने के लिए एक नकली स्माइल दी। चलो चलो सुप्रीम पॉन्टिफ साहब, बच्चे तो बस मजाक कर रहे थे, रात बहुत हो चुकी है, आज यहीं टेंट लगाकर आराम करते हैं। कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत, इसका फैसला कल शहर लौटकर करेंगे। बीबी डोंग के पास हाँ करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वह जानती थी कि जब तक लिंग युआन यहाँ है वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी अभी मैं बहुत छोटा था, अगर उसने अभी मेरी दोनों ड्रैगन ब्लड लाइन्स को खींचने की कोशिश की तो मेरी बॉडी झेल नहीं पाएगी और मैं मर जाऊंगा। एक बार इसे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर इसका पूरा खून चूस कर मैं और शियाओ गांग अमर हो जाएंगे। यह सोचकर उसके होठों पर एक बहुत ही शातिर और भयानक मुस्कान आ गई। उसे अभी भी पूरा भरोसा था कि उसके शियाओ गांग की थ्योरी गलत नहीं हो सकती। मेरे स्पिरिट में ही कोई सीक्रेट छुपा है। ओहो वाओ, बहुत बढ़िया। जैसे ही दीदी ने टेंट लगाने की बात की, हुलियना खुशी से उछल पड़ी। वह तुरंत दौड़कर आई और उसने मुझे बड़े ही प्यार से अपनी छाती से चिपका लिया। छोटा हान, आज रात तुम अपनी इस प्यारी सिस्टर के टेंट में ही सोओगे, ठीक है? उनकी बॉडी की वो गर्माहट और खुशबू बहुत ही रिलैक्सिंग थी। और वैसे भी अभी अभी उसने बीबी डोंग के सामने मेरा साथ दिया था, तो इनाम के तौर पर मैंने हाँ बोलने के लिए अपना सिर हिलाया। पर तभी उस साइको बुढ़िया ने फिर से रोड़ा अटका दिया। बीबी डोंग ने जब हुलियना को मेरे इतने करीब देखा तो उसका खून खौल उठा। पर जब उसने हुलियना के चेहरे पर वो सच्ची खुशी देखी तो उसे पल भर के लिए अपना बीता हुआ कल याद आ गया, जब वह भी किसी के प्यार में ऐसे ही पागल थी। पर उसने तुरंत अपना सिर झटका और ठंडे लहजे में कहा, नाना बकवास बंद करो और सीधे मेरे टेंट में आओ। तुमने अभी अभी अपनी तीसरी रिंग सोख कर 30 लेवल हासिल किया है। तुम्हारी सोल पावर अभी स्टेबल नहीं है, मैं रात भर रहकर उसे स्टेबल करूंगी। ये सुनते ही हुलियना का चेहरा बिल्कुल लटक गया। पर टीचर, मैं तो, वह मुझे कसकर पकड़े हुए थी, उसका छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। कोई परवाह नहीं। बीबी डोंग की आवाज लोहे जैसी सख्त थी। हुलियना बेचारी क्या करती, उसे भारी मन से पीछे हटना पड़ा। साली डायन बुढ़िया, मैंने मन ही मन उसे खूब गालियां दी। खैर, हम चारों ने मिलकर 2 टेंट लगाए। रात के पहरे की जिम्मेदारी दोनों टाइटल डुआलुओं लिंग युआन दीदी और बीबी डोंग ने आपस में आधी आधी बांट ली। रात के पिछले पहर जब दीदी अपनी ड्यूटी खत्म करके थक कर टेंट में वापस आई तो मैं वहाँ घोड़े बेचकर सो रहा था। पर नींद में भी मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, लिंग युआन दीदी, मेरी प्यारी दीदी। दीदी ये सुनते ही बिल्कुल पिघल गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी गोद में उठा लिया और सो गईं। पर जैसे ही वह गहरी नींद में सोई, टेंट का पर्दा धीरे से हटा और एक परछाई अंदर घुस आई। ये कोई और नहीं बल्कि हुलियना थी। वह काफी देर से बाहर छिपकर दीदी के सोने का वेट कर रही थी। जैसे ही हुलियना ने अंदर का सीन देखा, वह पूरी तरह शॉक्ड रह गई। अच्छा, तो छोटा हान इस एल्डर लिंग युआन को इसीलिए इतना पसंद करता है क्योंकि ये पीठ पीछे। पर नहीं, ये छोटा भाई सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसने मन ही मन एक शातिर स्माइल दी, चुपके से आगे बढ़ी और मुझे दीदी की गोदी से उठाकर साइड में ले गई। छोटे भाई जल्दी उठो, तुम्हारी सिस्टर आई है। मैं अभी नींद में बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता हूँ, लिएना ने अचानक अपनी तीसरी एबिलिटी फॉक्स मेलोडी एक्टिवेट कर दी। एक अजीब सी नशीली आवाज मेरे कानों में गूंजी और मेरा दिमाग फिर से घूमने लगा। अगले दिन शाम होते होते हम सब वापस स्पिरिट सिटी पहुंच चुके थे। शहर के मुख्य गेट पर कदम रखते ही लिंग युआन दीदी ने बीबी डोंग से बड़े ही अदब से कहा, सुप्रीम पॉन्टिफ साहब, हमारे होली सन का टैलेंट इस दुनिया के सारे नियमों से परे है। कायदे के मुताबिक मुझे इसे इसी वक्त चीफ प्रिएस्ट कियान दाओलियू से मिलवाने ले जाना चाहिए। यह सुनते ही बीबी डोंग का माथा ठनका। अगर इस बूढ़े खूसट को पता चल गया कि इस लड़के ने शियाओ गांग की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो वह तुरंत पूरी दुनिया में शियाओ गांग को एक जोकर साबित कर देगा। तब तो मेरे प्यारे शियाओ गांग का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। वह मना करने ही वाली थी कि तभी अचानक आसमान से एक काली परछाई उड़ती हुई आई और सीधे बीबी डोंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई। प्रणाम सुप्रीम पॉन्टिफ साहब। ये कोई और नहीं बल्कि उसका वफादार कुत्ता गुइमे ही था। उसने एक नजर मुझ पर डाली और बीबी डोंग के कान के पास जाकर फुसफुसाया, साहब जो काम आपने सौंपा था वह पूरा हो गया है। इस लड़के की पूरी हिस्ट्री मेरे हाथ लग चुकी है, आपको बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही बीबी डोंग का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया घोस्ट एल्डर, चलो मेरे पर्सनल चैम्बर में चलकर पूरी बात विस्तार से बताओ। इतना कहकर वह और गुइमेई पल भर में हवा में गायब हो गए। ये देखते ही भाई साहब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। साला दाल में कुछ काला था। क्या इन लोगों को मेरी असली पहचान का पता चल गया था? अगर मैं पुरानी कहानी के हिसाब से सोचूं तो मेरे पेरेंट्स ही वो बदनसीब थे जिन्होंने तांग हाओ और उस सोल बीस्ट यिन के अफेयर का सीक्रेट पकड़ा था। जान बचाने के लिए उन्होंने यह खबर अपने कबीले को दी और वहीं से यह बात स्पिरिट हॉल के पूर्व पॉन्टिफ कियान शुंजी के कानों तक पहुंची। कियान शुंजी ने तांग हाओ का पीछा किया और अंत में मारा गया। तो अगर लॉजिक
ब्रेक लगाया जाए तो मेरे पेरेंट्स ही वो जड़ थे जिनकी वजह से कियान शुंजी की मौत हुई। अगर आज स्पिरिट हॉल के एल्डर्स को पता चल गया कि मैं उसी चुगलखोर खानदान का वारिस हूँ तो वो सब मिलकर मुझे यहीं जिंदा दफना देंगे। साली डायन बुढ़िया, चाल तो अच्छी चली है तुमने, पर बेटा मैं भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेला हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं सरेआम पूरी दुनिया के सामने यह सीक्रेट खोल दूंगा कि कियान शुंजी को तांग हाओ ने नहीं बल्कि तुमने खुद अपने इसी हाथ से तड़पा तड़पा कर मारा था। फिर देखते हैं यह स्पिरिट हॉल तुम्हें जिंदा छोड़ता है या नहीं। आर या पार, जो होगा देखा जाएगा। मैं जब ख्यालों में खोया था तभी बगल से दो बहुत ही कंफ्यूज्ड आवाजें आईं। छोटा हान, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये लिंग युआन दीदी और हु लिएना थी जिन्हें इस पूरे लफड़े का कोई आइडिया नहीं था। मैंने तुरंत अपनी शक्ल बदली और झूठ बोला, अरे नहीं नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी साला ऐन वक्त पर मेरे पेट से एक जोर की आवाज आई, गुड़ गुड़ गुड़। मेरा छोटा सा चेहरा शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो गया और मैंने तुरंत मासूमियत की एक्टिंग शुरू कर दी। लिंग युआन दीदी, नाना सिस्टर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनते ही वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीदी ने तो मुझे तुरंत अपनी छाती से चिपका लिया और बड़े ही कातिलाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, चलो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये चेली अभी अपने हस्बैंड साहब को दुनिया का सबसे टेस्टी खाना खिलाने ले जाती है। सन्नाटा। ये सुनते ही बगल में खड़ी हुई लिएना की हंसी वहीं के वहीं फ्रीज हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हस्बैंड साहब? एल्डर लिंग युआन, आप इस छोटे भाई को क्या बुला रही हो? दीदी को तुरंत एहसास हुआ कि जोश जोश में उनके मुंह से वो बेडरूम वाला सीक्रेट बाहर निकल गया था। उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। मैं खुद भी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था कि साला अब इस हुलियना को क्या समझाऊं। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त सामने की सड़क पर एक होटल के बाहर जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। दीदी ने मौका देखकर तुरंत पासा पलटा, अरे लगता है सामने कोई लफड़ा हो गया है, मैं जरा देख कर आती हूँ। तुम दोनों तब तक उस सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह हवा की स्पीड से वहाँ से भाग खड़ी हुई। साफ पता चल रहा था कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी। हुलियना ने जोर से पैर पटका और मेरा हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की तरफ खींचने लगी। वह रास्ते भर मेरे कान खाती रही कि साला यह हस्बैंड साहब वाला क्या चक्कर है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या घुट्टी पिलाऊं। तभी एक संकरी गली के पास से अचानक एक आवाज गूंजी, नाना। मैंने घूम कर देखा तो वहाँ वही पुराना आशिक यान और हुलियना का भाई शियुए खड़े थे। यान ने जैसे ही मुझे हुलियना का हाथ पकड़े देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, शियुए भाई देखो इस कमीने बच्चे को। हुलियना के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। वह मुझे लेकर उनके पास इंट्रोडक्शन करवाने जाने ही वाली थी कि वह यान बिल्कुल विलन की तरह दौड़ता हुआ हमारे सामने आ गया। नाना, कल सुबह तुमने कहा था कि तुम टीचर के साथ शिकार पर जा रही हो, पर अब तुम इस 2 कौड़ी के छोटे चूहे के साथ यहाँ हाथ में हाथ डाले क्या कर रही हो? वह मुझे ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। शियुए भी पीछे से एक कड़क लुक के साथ आगे बढ़ा। हुलियना का मूड बिल्कुल खराब हो गया। जब उसने यान के मुंह से मेरे लिए गाली सुनी तो वह दहाड़ी, यान तमीज भूल गए हो क्या? तुम किसे छोटा चूहा कह रहे हो? और भाई तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम जानते भी हो कि यह कौन है। मैंने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। मैं तुरंत एक मर्द की तरह आगे बढ़ा, हुलियना को अपने पीछे छिपाया और उन दोनों की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही रौब से कहा, साफ साफ सुन लो भाइयों, मैं नाना का परमानेंट हस्बैंड हूँ और नाना आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी औरत है। किसी को कोई ऐतराज? इतना कहकर मैंने हुलियना का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आज इस 6 साल से पीछे पड़े चमचे का पत्ता हमेशा के लिए काटना जरूरी था, वरना यह मेरी औरत को रोज परेशान करता। अरे बाबा रे! हुलियना का चेहरा तो शर्म और अचंभा के मारे बिल्कुल लाल हो चुका था। उसने सोचा नहीं था कि मुझ जैसा छोटा भाई सरेआम इतनी बहादुरी से उसे अपनी औरत क्लेम कर देगा। बदतमीज, तू अपनी मौत को दांव पर लगा रहा है। यान का तो दिमाग ही फट गया। 6 साल से जिस लड़की के पीछे वह भीगी बिल्ली बना घूम रहा था, उसे यह छोटा सा पिंटू अपनी औरत बता रहा था। उसने बिना सोचे समझे अपना स्पष्ट स्पिरिट फ्लेम लॉर्ड एक्टिवेट कर दिया। वो एक बहुत ही विशाल आग का दानव उसकी बॉडी पर छप गया। 2 पीले रंग की रिंग्स तैरने लगी और उसकी 29 लेवल की सोल पावर का प्रेशर बाहर आया। शियुए ने भी एक ठंडी हंसी हंसी और अपने दोनों हाथों में चमकीले मून ब्लेड्स निकाल लिए। उसकी भी पावर पूरे 29 लेवल की थी। उसकी आंखें खून उगल रही थीं। वह अपनी सगी बहन को इस छोटे से बच्चे के साथ कटाई नहीं जाने दे सकता था। आज वह यान के साथ मिलकर मुझे ठीक करने के लिए तैयार था। हुलियना यह देखते ही घबरा गई। भाई यान, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैं खुद इसकी औरत बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनना था कि मानो आग में पेट्रोल पड़ गया। खासकर यान, जो 6 साल से एक तरफा आशिक बना बैठा था, वह पूरी तरह साइको हो गया। साली बेवफा, तू सिर्फ मेरी है। आज मैं इस छोटे से कीड़े की चटनी बना दूंगा। वह आग के गोले की तरह मेरी तरफ झपटा। शियुए भी पूरी स्पीड से ब्लेड्स लेकर आगे बढ़ा। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। चलो, अगर तुम दोनों कीड़ों को मरने का इतना ही शौक है तो आ जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद की। डार्क होली ड्रैगन, बाहर आओ। रो आर। एक भयंकर दहाड़ के साथ मेरा डार्क ड्रैगन बाहर आया और पूरी गली में घनघोर अंधेरा छा गया। और जैसे ही एक के बाद एक 3 बैंगनी रंग की 1000 साल वाली सोल रिंग्स बाहर निकली, यान और शियुए के कदम वहीं के वहीं जम गए और उनके मुंह से थूक निकल गया। पर भाई साहब, मैंने उन्हें सोचने का 1 सेकंड भी नहीं दिया। मैंने अपना हाथ हवा में पलटा और मेरे डार्क ड्रैगन ने एक भयानक दिमागी दहाड़ मारी। धूम! अटैक इतना फास्ट और तगड़ा था
था कि उन दोनों को स्पिरिट स्किल यूज करने का मौका भी नहीं मिला। वो दोनों हवा में उछले और सीधे पीछे की दीवार से जा टकराए और दोनों वहीं बेहोश होकर ढेर हो गए। ये कैसे मुमकिन है? इसकी उम्र तो अभी सिर्फ 6 साल की है, पर ये सीधे 32 लेवल का सोल एल्डर है और पहले तीनों के तीनों रिंग्स बैंगनी रंग की। बेहोश होने से पहले उनके मुंह से यही आखिरी शब्द निकले थे। हुलियना दौड़कर मेरे पास आई और फिक्रमंद होकर बोली, छोटा हान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने तुरंत एक शरीफ और पीड़ित चेहरा बनाया। अरे नाना सिस्टर, मुझे चोट तो नहीं लगी, पर इन दोनों की बकवास बातें सुनकर मेरा दिल बहुत जोर से दुख रहा है। हुलियना ने जब मेरा वह उदास चेहरा देखा तो उसका गुस्सा उन दोनों पर फूट पड़ा। वह मुड़ी और बेहोश पड़े। उन दोनों को देखकर नफरत से चिल्लाई, यान, आज से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तुम मेरे दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। और भाई, अगर तुमने आगे से मेरे इस हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लूंगी। ये सुनते ही शियुए, जो थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था, वह डर के मारे दोबारा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा और यान का चेहरा तो ऐसा सफेद पड़ गया था जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आया। चलो छोटा हान, इन कबाड़ियों को छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ। हुलियना ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से बोली, जी सिस्टर, चलिए, मैंने मुस्कुराकर कहा। कुछ ही देर में हम एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठे थे। खाना ऑर्डर करने के बाद हुलियना ने अपना सिर नीचे झुकाया और शर्माते हुए पूछा, वो छोटा हान, अभी जो तुमने बाहर कहा कि मैं तुम्हारी औरत हूँ, क्या वो सच था? साला, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की सच में इतनी भोली है या मजे ले रही है। मैंने उसे थोड़ा और चिढ़ाने के लिए कहा, अरे नाना सिस्टर, आप क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? हुलियना गुस्से में अपनी सीट से खड़ी हो गई। झूठ मत बोलो, अभी बाहर तुमने सबके सामने। अरे वाह, तो तुम दोनों यहाँ छिपकर मजे ले रहे हो? मुझे तो तुम्हें ढूंढने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। तभी अचानक बाहर से एक बहुत ही कड़क और शातिर औरत की आवाज आई। दरवाजा खुला और बीबी डोंग पूरी पलटन के साथ अंदर घुसी और उसके ठीक पीछे खड़ी थी हमारी लिंग युआन दीदी। बीबी डोंग के चेहरे पर वो आदमखोर मुस्कान देखकर मेरा माथा ठनका। साला, गुइमेई ने इसे मेरी पूरी हिस्ट्री बता दी थी और अब यह बुढ़िया मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। सुप्रीम पॉन्टिफ और एल्डर को अचानक अपने रेस्टोरेंट में देखकर वहाँ हड़कंप मच गया। मालिक तो बिल्कुल हाफ पैंट में ही दौड़ता हुआ आया और पैरों में गिर गया। प्रणाम सुप्रीम पॉन्टिफ साहब। प्रणाम एल्डर लिंग युआन। इस नाचीज को आपके आने की खबर नहीं थी। अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो प्लीज इस गुलाम को माफ कर दीजिएगा। बीबी डोंग ने बड़े ही एटीट्यूड में अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ बोली, चलो कोई बात नहीं, हमें अपने इन दोनों शिष्यों के साथ एक बहुत ही सीरियस और सीक्रेट मीटिंग करनी है। हमें बिल्कुल शांति चाहिए। रेस्टोरेंट में बैठे लोग तो कानाफूसी करने लगे। ओहो माय गॉड, वो लड़की तो हुलियना है ना, जो सुप्रीम पॉन्टिफ की खास चेली है। पर वो छोटा लड़का कौन है? क्या वो भी इनका नया चेला है? इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम पॉन्टिफ का चेला बनना मतलब भाई साहब किस्मत खुल गई उसकी। हुलियना को ये लाइमलाइट बहुत पसंद आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। टीचर, आप आ गई। मैंने भी भारी मन से हाथ जोड़े। चेला अपनी गुरु माता को प्रणाम करता है। रेस्टोरेंट का मालिक तो डर के मारे कांप रहा था कि साला उसने इतने बड़े वीआईपी लोगों को नॉर्मल टेबल पर बिठा दिया था। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मेरी आंखें अंधी हो गई थीं, जो मैं आप दोनों की शाही पहचान नहीं देख पाया। प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारे सबसे महंगे और लग्जरी वीआईपी केबिन में शिफ्ट करता हूँ। बीबी डोंग ने हाथ हिलाया। चलो आगे बढ़ो। कुछ ही पलों में हम चारों उस आलीशान बंद कमरे में बैठे थे। मालिक बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर हाथ जोड़े खड़ा था। सुप्रीम पॉन्टिफ साहब, आप सब आराम से बैठिए, मैं खुद किचन में जाकर सबसे बेस्ट खाना रेडी करवाता हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बीबी डोंग ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका चेहरा पल भर में बिल्कुल सीरियस और बर्फीला हो गया। उसने लिंग युआन की तरफ देखा और कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, एल्डर लिंग युआन, तुम इसी वक्त नाना को लेकर सीधे किचन में जाओ और शेफ के सिर पर खड़ी रहकर एक एक चीज को खुद चेक करो। हमारे होली सन का खाना बिल्कुल साफ सुथरा और 100% सेफ होना चाहिए। उसमें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। लिंग युआन दीदी सुप्रीम पॉन्टिफ के इस ऑफिशियल ऑर्डर को टाल नहीं सकती थी। उन्होंने बहुत ही फिक्रमंद होकर एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और हुलियना का हाथ पकड़कर बाहर चली गयी। हुलियना भी जाने से पहले मुझे बहुत ही उदास नजरों से देख रही थी। अब उस बंद कमरे में सिर्फ मैं और वह साइको बुढ़िया बीबी डोंग अकेले बचे थे और हवा में एक बहुत ही खतरनाक तूफान की आहट साफ महसूस हो रही थी। रेस्टोरेंट के उस लग्जरी बंद वीआईपी केबिन में मैंने जैसे ही लिंग युआन दीदी और हुलियना को बाहर जाते देखा, मेरा माथा ठनक गया। मुझे अच्छे से पता था कि इस साइको बुढ़िया बीबी डोंग ने जानबूझकर उन दोनों को रास्ते से हटाया है ताकि वह अकेले में मेरी क्लास लगा सके। जाहिर है आगे की बातें बहुत कड़वी होने वाली थी। तभी बीबी डोंग की मजे लेती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, हाँ तो मेरे प्यारे चेले, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम्हारी इस गुरु माता ने तुम्हें अकेले में यहाँ क्यों रोका है? मैंने ज्यादा डेढ़ शाना न बनते हुए मासूमियत से अपना सिर खुजलाया और भीगी बिल्ली बनकर बोला, अरे गुरु माता, मुझे क्या पता, जो भी बात है आप साफ साफ बोल दो ना प्लीज। मेरी यह डरी सहमी शक्ल देखकर बीबी डोंग के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। उसने तुरंत अपनी औकात दिखाते हुए धमकी दी, सीधी सी बात है बच्चे, तेरी पूरी कुंडली अब मेरे हाथ में है। तुझे भी अच्छे से पता होगा कि अगर यह सीक्रेट मैंने स्पिरिट हॉल में सरेआम कर दिया तो तेरा होली सन बनना तो दूर की बात है, तू यहाँ अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया। साला, जैसा मैंने सोचा था कांड बिल्कुल वैसा ही हुआ, पर मैंने अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग चालू रखी और घबराते हुए पूछा, गुरु माता आप जो बोलोगी मैं करूंगा, बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरा यह सरेंडर देखकर बुढ़िया के भाव 7वें आसमान पर पहुंच गए। उसने तुरंत अपनी शर्तें थोपी, बहुत सिंपल है, आज के बाद तू सिर्फ और सिर्फ मेरी उंगलियों पर नाचेगा। पहला काम, अभी जब हम चीफ प्रिएस्ट कियान दाओलियू से मिलने जाएंगे
कहेंगे तो तू उस 2 कौड़ी की थ्योरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बुढ़े ने तुझसे पूछा कि तूने 2.5 दिन में 3 रिंग्स कैसे चढ़ा ली, तो तू सीधे अपनी जुबान पर ताला लगाकर कहेगा कि यह सिर्फ और सीधे तेरे स्पिरिट का जादू है। समझे? आखिरी लाइनों तक आते आते उसकी आवाज में वो पॉन्टिफ वाला रोब और धमकी साफ दिख रही थी। साली डायन बुढ़िया, साला उस 2 कौड़ी के शियाओ गांग के कबाड़ नियमों को बचाने के लिए मुझ पर धौंस जमा रही है। मैंने मन ही मन उसे 50 गालियां दी, पर मैं जानता था कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ और उससे सीधे पंगा नहीं ले सकता। मैंने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। जी गुरु माता, मैं समझ गया। मैं बिल्कुल शरीफ बच्चा बनकर आपकी हर बात मानूंगा। जैसे ही मैंने घुटने टेके, बीबी डोंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। पर वह भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वह साम, दाम, दंड, भेद का रूल अच्छे से जानती थी। एक थप्पड़ मारने के बाद एक मीठी टॉफी देना जरूरी था। उसने तुरंत अपने पास से एक गहरे काले रंग की जादुई रोशनी वाली सोल बोन निकाली। उसे देते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ा पछतावा साफ दिख रहा था। चलो, तुम बात मान गए तो इनाम भी मिलना चाहिए। यह एक 3000 साल पुराने शैडो एलिगेटर की लेफ्ट आर्म सोल बोन है। भले ही अभी इसकी उम्र सिर्फ 3000 साल है, पर भाई साहब, ये एक इन्वॉल्विंग सोल बोन है। जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ेगी, ये खुद ब खुद अपग्रेड होती जाएगी और फ्यूचर में ये 1 लाख साल की भी बन सकती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे गुरु बनने का गिफ्ट है और तुम्हारी वफादारी का इनाम भी। ये सुनते ही मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, क्या तगड़ी घूस दी थी बुढ़िया ने। इन्वॉल्विंग सोल बोन। साला मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए उसने अपनी तिजोरी का सबसे नायाब हीरा निकाल कर दे दिया था। खाना खाने के बाद मैं और लिंग युआन दीदी वहाँ से निकल गए। जब हम चीफ प्रिएस्ट के महल की तरफ जा रहे थे तो दीदी से रहा नहीं गया। उन्होंने मुझसे पूछा, हस्बैंड साहब, अकेले में उस सुप्रीम पॉन्टिफ ने आपसे क्या खिचड़ी पकाई और उसने आपको इतनी कीमती सोल बोन गिफ्ट में क्यों दी? मेरे कदम वहीं थम गए और मैं थोड़ा सोचने लगा। अब जब दीदी और मेरे बीच 100% भरोसा कायम हो चुका था तो उनसे अपनी पहचान छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और थोड़ा इमोशनल होकर कहा, लिंग युआन दीदी, सच तो ये है कि मैंने आपसे अपने पास्ट को लेकर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपाया था। दीदी का दिल एक पल के लिए घबराया, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, अरे बाबा, जो भी बात है साफ साफ बताओ ना, तुम्हारी दीदी तुमसे कभी नाराज नहीं होगी। इसके बाद मैंने उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे मेरे पेरेंट्स की वजह से कियान शुंजी की मौत का कांड शुरू हुआ था और कैसे बीबी डोंग मुझे ब्लैंक करके ब्लैकमेल कर रही थी और ये सोल बोन थमाई थी। पूरी बात सुनने के बाद दीदी शॉक तो थी, पर शॉक से ज्यादा उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार और सहानुभूति उमड़ आई। उन्होंने मुझे तुरंत अपनी छाती से चिपका लिया और चुप कराते हुए बोली, रोते नहीं है मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा इस पुराने लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी अगर चीफ प्रिएस्ट को यह बात पता चल भी गई तो वो तुम पर हाथ कभी नहीं उठाएंगे। आखिर पूरी दुनिया यही मानती है कि पिछले पॉन्टिफ को तांग हाओ ने मारा था और चीफ प्रिएस्ट कोई बेवकूफ नहीं है। क्या पता उन्हें पहले से ही तुम्हारी हिस्ट्री पता हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी यह दीदी जिंदा है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और एक दिन हम साथ मिलकर उस तांग हाओ की चटनी बनाएंगे। दीदी की ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक बहुत ही मीठी लहर उठी और आंखों में आंसू आ गए। मैंने जोर से सिर हिलाया। थैंक यू लिंग युआन दीदी, मैं कसम खाता हूँ अगर फ्यूचर में कभी आपकी जान पर कोई मुसीबत आई तो आपका ये हस्बैंड अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपकी हिफाजत करेगा। दीदी मेरा ये सीरियस लुक देखकर मुस्कुरा पड़ी और मजे लेते हुए बोली, आयशा, अभी खुद इतने छोटे से पिंटू हो और दीदी को बचाने की बातें कर रहे हो, पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ। हाँ, हम दोनों हंसते खेलते हुए आगे बढ़ने लगे। पर मैंने एक सीक्रेट अभी भी दीदी से छिपा कर रखा था कि असल में कियान शुंजी को तांग हाओ ने नहीं बल्कि इसी बीबी डोंग ने तड़पा तड़पा कर मारा था। यह पत्ता मैं अभी नहीं खोल सकता था, क्योंकि अगर आज जंग शुरू हुई तो कियान दाओलियू जैसा भीगी बिल्ली स्पिरिट हॉल के बड़े फायदे के चक्कर में बीबी डोंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और उल्टा मेरा गेम ओवर हो जाता। कुछ ही देर में हम महल के मुख्य द्वार पर थे। जैसे ही हम अंदर घुसने वाले थे वहाँ से घोस्ट लेपर्ड डुआलुओ बाहर निकला। उसने हमें देखकर बस एक फॉर्मल सिर हिलाया, पर जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा संशय साफ दिखा। मेरा माथा ठनका। साला दीदी का अंदाजा बिल्कुल सही था। बुढ़े कियान दाओलियू ने पहले ही मेरी कुंडली निकालने के लिए अपने जासूस भेज दिए थे और ये घोस्ट लेपर्ड ही वो जासूस था। टेंशन मत लो छोटा हान, सब ठीक होगा। दीदी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर घुसते ही सामने 6 पंखों वाली एक बहुत ही विशाल और पवित्र एंजल गॉडेस की मूर्ति खड़ी थी जिससे दिव्य रोशनी निकल रही थी। कियान दाओलियू उसी मूर्ति के सामने खड़े होकर कोई पूजा पाठ कर रहे थे। हमारी आहट सुनते ही वह धीरे से पलटे और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी उनकी आंखों में एक अजीब सा तरस साफ दिखा। लिंग युआन, छोटा हान, शिकार कैसा रहा? कियान दाओलियू ने एक दादाजी जैसी प्यारी स्माइल के साथ पूछा। दीदी ने झुककर कहा, चीफ प्रिएस्ट साहब, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहा। रिजल्ट कैसा रहा ये तो छोटा हान खुद अपने हाथों से दिखाएगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक एक्साइटेड लुक दी। अब जब बात स्टेज पर आ चुकी थी तो मैं क्यों पीछे रहता। मैंने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, डार्क होली ड्रैगन बाहर आओ, रोआरर। एक भारी दहाड़ के साथ मेरा डार्क ड्रैगन बाहर आया और जैसे ही मेरे चारों तरफ 3 बैंगनी रंग की 1000 साल वाली सोल रिंग्स तैरने लगे और सीधे 32 लेवल का प्रेशर बाहर आया। बुढ़े कियान दाओलियू के तोते उड़ गए। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे वे बाहर निकल आएंगी। ये कैसे मुमकिन है? इसने ये कैसे किया? वह पागलों की तरह आगे बढ़ा। उसने मेरे दोनों कंधे पकड़े और हैरान होकर लिंग युआन की तरफ देखा। दीदी को पहले से पता था कि बुढ़े का यही हाल होने वाला
वाला है। वह सच बताना चाहती थी, पर बीबी डोंग की वो सीक्रेट रूम वाली धमकी याद आते ही उन्होंने बात संभालते हुए मुझसे कहा, चीफ प्रिएस्ट साहब, बेहतर होगा कि आप यह जादू खुद छोटा हान के मुंह से ही सुने। मैं दीदी का इशारा समझ गया था कि अभी बीबी डोंग से सरेआम पंगा नहीं लेना है। मैंने एक गहरी सांस ली और झूठ की एक नई कहानी गढ़ी। चीफ प्रिएस्ट साहब, मुझे खुद नहीं पता, शायद मेरा यह स्पिरिट ही कुछ अलग मिट्टी का बना है, इसीलिए मैं इतने हाई लेवल की रिंग्स आसानी से हजम कर पाया। कियान दाओलियू ने मेरी तरफ एक शक भरी नजरों से देखा। वह कोई पैदाइशी बेवकूफ नहीं था। जब उसकी पोती कियान रेनशुए का गॉड लेवल स्पिरिट यह कांड नहीं कर सकता था, तो मेरा सेमी गॉड स्पिरिट यह कैसे कर लेता। वह तुरंत ताड़ गया कि मैं जरूर उस डायन बीबी डोंग की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ हूँ। पर बीबी डोंग के पुराने एहसानों और अपने क्लैन के पापों को सोचकर उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और टॉपिक चेंज कर दिया। खैर छोटा हान, तुम्हारी जो होली सन बनने की ऑफिशियल सेरेमनी थी उसे हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। पूरे कॉन्टिनेंट में सभी अकेडमीज की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो अभी सेरेमनी करना ठीक नहीं होगा। छुट्टियां शुरू होने के ठीक आधा महीना बाद हम इसे धूमधाम से करेंगे। मुझे इस गद्दी की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने शरीफ बच्चा बनकर सिर हिलाया, जैसा चीफ प्रिएस्ट साहब का हुक्म। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कियान दाओलियू ने खुश होकर मेरे बाल संवारे। बहुत बढ़िया। और हाँ, सेरेमनी से ठीक पहले मैं तुम्हें खुद तुम्हारी मंगेतर यानी मेरी पोती कियान रेनशुए से मिलवाने ले जाऊंगा। आखिर एक बार तुम होली सन बन गए तो दुश्मनों की नजरें तुम पर टिक जाएंगी और फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। कियान रेनशुए का नाम सुनते ही भाई साहब मेरे दिल में तो गिटार बजने लगे। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। कियान दाओलियू ने मुस्कुराते हुए दीदी की तरफ देखा। लिंग युआन, तो आगे से इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। दीदी ने अदब से सिर हिलाया और मुझे लेकर अपने घर वापस आ गयी। घर आते ही मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए बीबी डोंग की दी हुई वह 3000 साल पुरानी शैडो एलिगेटर की लेफ्ट आर्म सोल बोन निकाली। इन्वॉल्विंग सोल बोन, चलो टेस्ट करते हैं। पर सेफ साइड रहने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के अंदर ड्रैगन गॉड से पूछा, सुनो बॉस, जरा चेक करके बताओ कि इस सोल बोन में कोई वायरस या चाल तो नहीं है ना। ड्रैगन गॉड ने अपनी जादुई नजरों से चेक किया और हाँ में सिर हिलाया कि यह बिल्कुल प्योर है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी सोल पावर एक्टिवेट की और उसे सोख लिया। भाई साहब, ड्रैगन गॉड की एबिलिटी का जादू देखो। पलक झपकते ही पूरी सोल बोन मेरी बॉडी के अंदर सेट हो गई। धमाका ऐसा हुआ कि मेरी सोल पावर सीधे एक लेवल और जंप करके लेवल 33 पर पहुंच गई और मुझे एक बहुत ही धांसू एबिलिटी मिल गई, शैडो ड्रैगन मंत्र। इसके इफेक्ट से मैं अपनी सोल पावर से 3 असली जैसे दिखने वाले शैडो ड्रैगन्स बाहर निकाल सकता हूँ, जो मेरे लिए अटैक भी करेंगे और ढाल बनकर मेरा डिफेंस भी करेंगे। अभी सोल बोन सिर्फ 3000 साल की थी, तो मैं मैक्सिमम 3 ड्रैगन्स बना सकता था और रूल के मुताबिक हर एक 1000 साल बढ़ने पर एक एक्स्ट्रा ड्रैगन बनता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस स्किल का एक सीक्रेट पासवर्ड था जिसके साथ यूज करने पर इसकी पावर 30% अटैक और 70% डिफेंस में बंट जाती थी, जो बिल्कुल गॉड लेवल कॉम्बिनेशन था। क्या खतरनाक चीज मिली है। मैं तो खुशी से पागल हो गया। चलो, उस डायन बुढ़िया ने पहली बार कोई ढंग का काम किया था। जब ये सोल बोन अपग्रेड होकर 1 लाख साल की बनेगी तो नजारा देखने लायक होगा। देखते ही देखते कुछ दिन पानी की तरह बह गए। इन दिनों मैं रोज लिंग युआन दीदी के साथ घर पर मस्ती करता और ट्रेनिंग करता। और हाँ, हुलियना भी रोज हमारे घर आ जाती थी। हम दोनों लड़कियों के साथ मेरा तालमेल इतना कड़क हो चुका था कि वो दोनों अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। रिश्ता बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। और रही बात दुकुबो के जहर का इलाज करने वाली सोल बोन की, तो स्पिरिट हॉल की तिजोरी से मैंने एक बहुत ही बढ़िया बोन पहले ही पार कर दी थी। आज का दिन बहुत स्पेशल था। आज पूरे कॉन्टिनेंट की सभी अकेडमीज का आखिरी वर्किंग डे और क्लोजिंग सेरेमनी थी। हमारे स्पिरिट हॉल की अकेडमी में भी आज बड़ा फंक्शन था, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर छुट्टियां शुरू होने वाली थी। दीदी चूंकि एल्डर थी तो उन्हें सुबह सुबह ही फंक्शन की तैयारियों के लिए निकलना था। वह किचन में नाश्ता बना रही थी, पर तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। साला, ड्रैगन गॉड का वह तीसरा टास्क, 2.5 महीने के अंदर उस 1 लाख साल की श्याओ वू खरगोश को पालतू जानवर बनाना था। और ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तांग सान आज ही छुट्टियों में श्याओ वू को पहली बार अपने गाँव सेंट हंट विलेज लेकर जाने वाला था, जहाँ वो दोनों भाई बहन का वो नौटंकी वाला नाटक करने वाले थे। स्पिरिट सिटी से सेंट हंट विलेज का रास्ता बहुत लंबा था। अगर मैं अभी दीदी को लेकर निकलूंगा तब जाकर कहीं शाम तक वहाँ पहुँच पाऊंगा और तांग सान का वो ड्रामा लाइव देख पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त तांग हाओ तांग सान को अकेला छोड़कर कहीं बाहर गया हुआ था, यानी विलन गायब था और अटैक करने का इससे बेस्ट मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। यही सोचते हुए मैंने तुरंत किचन में जाकर दीदी का पल्लू पकड़ा। लिंग युआन दीदी, मारो गोली उस फालतू के फंक्शन को। आज मेरे साथ बाहर घूमने चलो ना प्लीज। दीदी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने मुझे एक अजीब सी लुक दी। अरे छोटा हान, कल रात जब नाना तुम्हें इस फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने का इन्विटेशन देने आई थी, तब तो तुम बड़े चाव से हाँ कर रहे थे, और आज अचानक तुम्हारा मूड कैसे बदल गया। मैंने अपना सिर खुजलाया। साला, कल रात जोश जोश में मैं रास्ते का टाइम कैलकुलेट करना भूल गया था। मैंने तुरंत अपना रोतड़ू चेहरा बनाया और उनकी गोदी में मुंह छिपाकर पागलों की तरह मटकने लगा। अरे मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, मुझे बस बाहर किसी शांत जगह घूमना है। आप अपनी इस हस्बैंड की बात नहीं मानोगी क्या? चलो ना प्लीज। दीदी मेरा यह मासूम रूप देखकर बिल्कुल पिघल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए हार मान ली। अच्छा बाबा ठीक है, रो मत, तुम्हारी हर बात मंजूर है। तो बताओ हमारे नवाब साहब को कहाँ जाना है? अब मुझे एक बहुत ही शातिर बहाना सोचना था। मैं सीधे तो बोल नहीं सकता था कि चलो सेंट हंट विलेज में 1 लाख साल का खरगोश पकड़ते हैं। मुझे ऐसा गेम खेलना था कि हम वहाँ नॉर्मल घूमने जाएं और गलती से दीदी की नजर श्याओ वू पर पड़ जाए।
फिर एक टाइटल डुआलुओ के सामने आते ही श्याओ वू का गेम ओवर। मेरी नजर तुरंत हॉल में लगी पूरे कॉन्टिनेंट के मैप पर गई। मैंने उंगली उठाई। मुझे उस कोने वाले सुदूर गांव की तरफ जाना है। वहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर हैं। दीदी की स्पीड का क्या कहना। कुछ ही घंटों में हम दोनों सेंट हंट विलेज की पीछे वाली पहाड़ियों पर खड़े थे। जैसे ही हम पहाड़ी के पास पहुँचे, मुझे दूर दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। भाई साहब, बिना चश्मा लगाए ही मैं पहचान गया, ये तांग सान और श्याओ वू थे। और वहाँ वही सबसे बड़ा नौटंकी वाला सीन चल रहा था। श्याओ वू, मेरी इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है, क्या तुम मेरी सगी बहन बनोगी? मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तांग सान बिल्कुल मजनू बनकर श्याओ वू की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग मार रहा था। ये सुनते ही श्याओ वू की आंखों में नकली आंसू आ गए। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और मासूमियत से पूछा, पर भैया, अगर कल को बहुत सारे विलेंस मुझे जान से मारने आए और वो इतने पावरफुल हुए कि तुम उनसे जीत नहीं पाए, तब तुम क्या करोगे? तांग सान ने अपनी सड़ी हुई शक्ल पर एक बहुत ही सीरियस लुक बनाई और छाती ठोक कर बोला, तो उन विलेंस को तुम्हारी लाश छूने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये सुनते ही श्याओ वू तो बिल्कुल इमोशनल हो गई। वह चिल्लाई, भैया। भाई साहब, दूर खड़ा मैं ये सब देखकर उल्टी करने ही वाला था कि साला बगल में एक और ट्विस्ट हो गया। मैंने जब लिंग युआन दीदी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी आंसू थे। वो तो इस बकवास ड्रामे को देखकर बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। साला, लगता है दीदी ने अभी तक इस खरगोश की असली पहचान नहीं पकड़ी है। मैंने तुरंत पासा पलटा, अपनी नाक सिकोड़ी और चिल्लाया, लिंग युआन दीदी। इस हवा में अचानक इतनी गंदी खरगोश की बदबू कहाँ से आने लगी? क्या आसपास कोई जंगली जानवर मर गया है क्या? दीदी मेरी यह बात सुनते ही चौंक गईं। उन्होंने तुरंत अपनी जादुई डुआलुओ नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, पर जैसे ही उनकी नजर उस श्याओ वू पर टिकी, भाई साहब, उनके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। वह पूरी तरह शॉक में चिल्लाईं, ये कैसे मुमकिन है? वह छोटी लड़की कोई इंसान नहीं, वह एक लाख साल पुराने सॉफ्ट बोन रैबिट का इंसानी रूप है। शौक से बाहर आते ही दीदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपने पास्ट के सारे घाव याद आ गए। वह दहाड़ी, घटिया जानवर, हमारे पिछले पॉन्टिफ और छोटा हान के पेरेंट्स की मौत की असली वजह तुम जैसे नीच 1 लाख साल के जानवर ही हैं। अगर तुम लोग इंसानी दुनिया में आकर गुल न खिलाते तो आज हमारा घर बर्बाद नहीं होता। दीदी के दिल में इन जानवरों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी थी। उनकी नजर में ये जानवर इंसानों के बीच सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने और अपनी जान बचाने आते थे। इनका जिंदा रहना इंसानी जात के लिए खतरा था। हमारी इस चीख पुकार से तांग सान और श्याओ वू का ड्रामा बीच में ही टूट गया। दोनों ने घूमकर हमारी तरफ देखा। तांग सान ने तुरंत विलेन की तरह श्याओ वू को अपने पीछे छिपाया और गुस्से में पूछा, तुम कौन हो सालो, और हमारी प्राइवेसी में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्याओ वू तो साली पूरी नखरेबाज और बदतमीज थी। वह तांग सान के पीछे से बाहर निकली, अपना हाथ कमर पर रखा और दीदी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, ओए गंदी बुढ़िया, कहाँ के अनपढ़ गंवार हो बे तुम दोनों? हमारी बातें चोरी छिपे सुनने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का शौक है क्या रे तुमको, साली बदतमीज जंगली खरगोश? रुक, तेरी इस बदतमीजी का इलाज मैं अभी करता हूँ। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि साला दीदी का पारा मुझसे पहले ही 100 डिग्री पार कर चुका था। दीदी ने एक जोरदार हुंकार भरी और उनकी बॉडी से पूरी पावर आजाद हो गई। उनके चारों तरफ 9 चमकीले सोल रिंग्स हवा में तैरने लगे और 92 लेवल के टाइटल डुआलुओ का भयंकर प्रेशर पूरी पहाड़ी पर फैल गया। 9 सोल रिंग्स? तुम एक टाइटल डुआलुओ हो? ये देखते ही तांग सान और श्याओ वू के तोते उड़ गए। उनके पैर कांपने लगे, पर दीदी के दिल में कोई रहम नहीं था। वह श्याओ वू को घूरते हुए बर्फीले लहजे में बोली, नीच जानवर, इंसानी दुनिया में आकर एक छोटे बच्चे को अपने हुस्न के जाल में फंसा रही है। आज तेरा खेल यही खत्म। श्याओ वू की जैसे ही पहचान खुली, वह डर के मारे थर-थर कांपने लगी और तांग सान का कुर्ता पकड़कर रोते हुए बोली, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। तांग सान ने अपनी आंखें बंद की, सीना तानकर श्याओ वू के आगे ढाल बन गया और एक डायलॉग मारा, ये चाहे इंसान हो या जानवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी बहन है, अगर तुम्हें इसे हाथ भी लगाना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़का तो इस जानवर के वश में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह चिल्लाई, मूर्ख लड़के, ये जानवर सिर्फ तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। जब मैंने देखा कि फालतू की बहसबाजी में टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, लिंग युआन दीदी, इस पागल कुत्ते को छोड़ो, पहले उस खरगोश को पकड़ो, कहीं ये भाग न जाए। दीदी समझ गई थी कि बात बिल्कुल सही है। इन 1 लाख साल के जानवरों का भागना मतलब स्पिरिट हॉल के लिए नया खतरा था। आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। दीदी एक ब्लेजिंग बर्ड की तरह हवा में उड़ी और सीधे श्याओ वू की तरफ झपटी। तांग सान बीच में रोकने आया, पर दीदी के सिर्फ एक हल्के से एनर्जी शॉक से वो हवा में फुटबॉल की तरह उड़कर दूर जा गिरा। दीदी सीधे श्याओ वू के पास पहुंची, उसका गला पकड़ा और अपनी भयंकर आग से उसे वहीं भस्म करने वाली थी कि तभी उन्हें अचानक याद आया कि यह 1 लाख साल की रिंग शायद फ्यूचर में मेरे काम आ सके। उन्होंने तुरंत अपनी किलिंग पावर रोकी और उसे सिर्फ बेहोश करने के लिए पकड़ा। श्याओ वू तो पागलों की तरह चीख रही थी, भैया बचाओ, जल्दी बचाओ श्याओ वू को। तांग सान जमीन से उठा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं। इस औरत ने न सिर्फ उसे मारा था बल्कि उसकी सबसे प्यारी श्याओ वू पर हाथ उठाया था। उसकी नजर में दीदी अब ऑलरेडी डेड थी। कमीनी औरत, मेरी सीक्रेट गन का मजा चख। तांग सान ने मन ही मन चिल्लाया। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसके कुर्ते की आस्तीन से एक बहुत ही तीखी जादुई सुई सीधे दीदी के माथे के बीचों बीच निशाना बनाकर निकली। मेरी लिंग युआन दीदी पर वार करने की तेरी यह मजाल, साले शब्द सन। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। मेरी स्पीड बिजली से भी तेज थी। मैं एक झटके में हवा में उड़ा, अपनी 2 उंगलियों को कैंची की तरह बनाया और हवा में ही उस तीखी सुई को बिल्कुल सटीक पकड़ लिया। फिर मैंने अपनी कलाई को एक झटका दिया और चेरी दाढ़ी वाले रूल के साथ उस सुई को 2 गुनी स्पीड से सीधे तांग सान की राइट लेग की तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। बेटा आज के बाद तू पूरी लाइफ लंगड़ा बनकर ही जिएगा। मेरे होठों पर एक बहुत ही
शातिर मुस्कान थी। इस बैकफायर की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि तांग सान जैसा कीड़ा चाहकर भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। उसका लंगड़ा होना 100% तय था। तांग सान की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिल्कुल बुत बन गया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी सबसे सीक्रेट गन को कोई इतनी आसानी से पकड़कर वापस फेंक देगा, और वो भी एक ऐसा लड़का जो उम्र में उससे भी छोटा दिख रहा था। क्या तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? तांग सान ने तुरंत अपने दिमाग में रहस्यमयी जादुई कवच एक्टिवेट कर लिया ताकि वह उस सुई को रोक सके। ये देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई कि साला वह बच जाएगा, पर भाई साहब तभी अचानक वहाँ भगवान का एक असली करिश्मा हुआ। ठीक उसी पल पहाड़ियों से एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के दबाव से जो सुई सीधे उसकी टांग की तरफ जा रही थी, उसका रास्ता हवा में ही थोड़ा सा भटक गया और वह सुई सीधे उसकी टांग को छोड़कर उसकी असली मर्दानगी के ठीक बीचों बीच जाकर धंस गई। खट नहीं! तांग सान के मुंह से एक ऐसी चीख निकली कि पूरा जंगल दहल उठा। उसने अपने दोनों हाथों से वहाँ छुपाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। सुई अपना काम कर चुकी थी। आहा! एक ऐसा दर्द जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। तांग सान सीधे जमीन पर लेट गया। उसका पूरा चेहरा दर्द से नीला पड़ चुका था और वह पागलों की तरह तड़प रहा था। उसकी चीखें पूरी पहाड़ी में गूंज रही थीं। यह नजारा देखकर वहाँ खड़ा हर एक बंदा बिल्कुल सन्न रह गया, यहाँ तक कि मैं खुद भी एकदम ब्लैंक हो चुका था। साला मैंने निशाना टांग पर लगाया था, पर उसे एक हवा के झोंके ने तो सीधे बंदे का सिस्टम ही खल्लास कर दिया। भैया! श्याओ वू यह देखकर पागलों की तरह चिल्लाई। दीदी ने एक ठंडी नजर उस पर डाली। उनके दिल में कोई दया नहीं थी। खुद काफी। जो इंसान इन जानवरों के प्यार में अंधा हो जाए, उसका यही हश्र होना चाहिए। मैं जब शौक से बाहर आया तो भाई साहब मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। मेरी खुशी इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वाह वाह भगवान वाह, मजा ही आ गया। तांग हाओ का इकलौता वारिस, वह छोटा कमीना तांग सान आज से हमेशा के लिए एक नपुंसक बन चुका है। अब जब बुढ़ा तांग हाओ अपने बेटे की यह सड़ी हुई हालत देखेगा तो सोचकर ही साला कलेजा गार्डन गार्डन हो रहा है। मेरे दिल में बदले का एक बहुत ही मीठा और तीखा करंट दौड़ गया। मैंने तंज कसते हुए उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे ओ नपुंसक, अब खड़ा खड़ा क्या मेरा मुंह देख रहा है? चल भाग यहाँ से। अभी भी जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा तो शायद वो टूटा हुआ सिस्टम टाँके मारकर वापस जोड़ दे। इस आवारा जंगली खरगोश के चक्कर में अपनी मर्दानगी का परमानेंट घाटा मत करवा बैठ। हाँ, तांग सान दर्द से कराह रहा था। वह जमीन पर पड़ा पड़ा अपनी खून उतरी आंखों से मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चे चबा जाएगा। पर वह अंदर ही अंदर जान चुका था कि इस वक्त वह एक कीड़ा भी नहीं मार सकता। अगर जिंदा रहेगा तभी तो कभी बदला ले पाएगा। उसने मन ही मन श्याओ वू से विदा ली। श्याओ वू, अलविदा। इन दोनों नीच इंसानों ने अपनी मौत का इंतजाम खुद कर लिया है। मैं वादा करता हूँ आगे चलकर मैं इन दोनों की बोटी बोटी नोचकर तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। ये सोचते ही तांग सान ने एक आखिरी नजर श्याओ वू पर डाली और लंगड़ाते हुए घिसट घिसट कर वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। हे साला बिल्कुल फुसकी और 2 कौड़ी का निकला। मैंने उसे भागने से नहीं रोका। अभी उस कीड़े को जान से मारने का सही टाइम नहीं था। मैं उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था ताकि उसका वो हत्यारा बाप तांग हाओ रोज घुट घुट कर मरे और गुस्से में पागल हो जाए। नहीं भैया प्लीज, श्याओ वू को अकेला छोड़कर मत जाओ। श्याओ वू तांग सान की उस दुम दबाकर भागती हुई पीठ को देखकर पागलों की तरह चीख रही थी। ये देखकर मैं उसके पास गया। मेरी आंखों में मजे लेने वाले भाव साफ दिख रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, लो भाई देख लो, यही है वो तुम्हारा सो कॉल्ड लविंग भाई जो बड़ी बड़ी डील्स मार रहा था कि अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। जब असली मौत सामने आई तो साला अपनी कटी हुई मर्दानगी समेटकर तुम्हें अकेला तड़पने के लिए छोड़कर भाग गया। ये सुनते ही श्याओ वू की पूरी बॉडी कांपने लगी। इतने सालों का जो अंधा भरोसा और प्यार था वह पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। क्या उसने कसम नहीं खाई थी कि वह मेरी हिफाजत करेगा? तो फिर आज ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसने मुझे धोखा दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरी तरह डिप्रेशन में डूब गई। इंसानी दुनिया में जिस इकलौते इंसान पर उसने भरोसा किया था उसी ने ऐन वक्त पर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। हस्बैंड साहब, इस चालाक जानवर से ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। लिंग युआन दीदी ने अचानक बात काटी। क्या पता इसके कुछ और जंगली साथी भी आसपास छिपे हों। पहले इसे बांधकर स्पिरिट हॉल ले चलते हैं। वहाँ चलकर सुप्रीम पॉन्टिफोर चीफ प्रिएस्ट को पूरी रिपोर्ट देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यह 1 लाख साल का माल तुम्हारे अगले सोल रिंग के काम आ सके। इतना कहकर दीदी ने अपनी तीसरी एबिलिटी ब्लेजिंग ईगल सोरिंग एक्टिवेट की। हवा में आग से बना एक बहुत ही विशालकाय जादुई बाज प्रकट हुआ। दीदी ने श्याओ वू को घसीटकर उस बाज के ऊपर फेंका और खुद छलांग मारकर उसके ऊपर चढ़ गईं। उन्होंने सीधे अपना पैर श्याओ वू की छाती पर टिकाया और उसे नीचे दबा दिया। ये देखकर श्याओ वू का तो साला कलेजा ही फट गया। स्पिरिट हॉल! तो ये दोनों विलेंस उसी स्पिरिट हॉल से थे जिसने उसकी सगी माँ का शिकार किया था। वह इंसानी दुनिया में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि अपनी पावर बढ़ाकर उस स्पिरिट हॉल से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। पर आज किस्मत का खेल देखो, वह खुद उन्हीं के चंगुल में फंस चुकी थी। अब तो उसका मरना 100% तय था। वह मन ही मन पछता रही थी कि काश उसने अपने बड़े भाइयों की बात मान ली होती और अपनी मर्जी से इंसानी दुनिया में गुल खिलाने न आई होती। अगर वह स्टारडुआ फॉरेस्ट में ही छिपी रहती तो आज न तो उसे यह जिल्लत झेलनी पड़ती, न तांग सान उसे धोखा देता और न वह पकड़ी जाती। उसका दिल पछतावे से भर गया। मम्मी मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी बहुत बेवकूफ निकली। मैं आपका बदला नहीं ले पाई। जी दीदी, जैसा आप कहो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और फुर्ती से कूदकर उस आग के बाज पर चढ़ गया। असल में मुझे श्याओ वू के साथियों का कोई डर नहीं था। मेरा माथा तो यह सोचकर ठनक रहा था कि कहीं वो हत्यारा तांग हाओ न आ जाए। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तांग हाओ जहाँ उस अय्यन के पौधे
बूढ़े को पालता था वह जादुई घाटी इस सेंट हंट विलेज से ज्यादा दूर नहीं थी। अभी अभी जो हमने यहाँ आसमान हिलाने वाला तमाशा किया था उसका प्रेशर 100% उस बुढ़े तक पहुँच गया होगा। हमें यहाँ से तुरंत रफू चक्कर होना था। बाकी रास्ते में दीदी को मना लूंगा कि हमें सीधे दुकुबो के पास जहर का इलाज करने जाना है। सर्र दीदी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह जादुई बाज पंख फड़फड़ाता हुआ स्पिरिट सिटी की तरफ गोली की स्पीड से उड़ चला। पर साला जैसे ही हमने सेंट हंट विलेज का बॉर्डर पार किया अचानक पूरे आसमान की हवा भारी हो गई और एक बहुत ही खौफनाक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। मेरे बेटे का सिस्टम डैमेज करके तुम लोग इतनी आसानी से पतली गली से निकल जाओगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। एक ऐसी भयानक बादलों को चीर देने वाली दहाड़ गूंजी की कान के पर्दे फट जाएं और ठीक हमारे सामने आसमान में एक बहुत ही विशाल खूंखार काली परछाई आकर खड़ी हो गई। वह बंदा लंबा चौड़ा और फौलाद जैसा था और उसके हाथ में एक बहुत ही भारी डरावना क्लियर स्काई हैमर चमक रहा था। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक एक करके 9 सोल रिंग्स बाहर आए, पर साला जो आखिरी वाला रिंग था वह सोने या बैंगनी रंग का नहीं था। वह बिल्कुल खूनी लाल रंग का 1 लाख साल वाला गॉड लेवल सोल रिंग था। हाउतियन डुआलुओ तांग हाओ! दीदी के मुंह से चीख निकल गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले पॉन्टिफ का मर्डर करने वाला ये वांटेड क्रिमिनल अचानक सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और उसने क्या कहा था कि हमने उसके बेटे को जख्मी किया है? इसका मतलब वह जो अभी अभी लंगड़ा और नपुंसक बनकर भागा था वह इसी खूंखार विलेन का सगा बेटा था। जैसे ही मेरी नजर तांग हाओ पर पड़ी मेरे पेरेंट्स की मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया और मेरा खून खौल उठा। मेरा मन हुआ कि अभी जाकर साले की बोटी बोटी नोच लूं, पर जैसे ही मैंने ठंडे दिमाग से सिचुएशन को देखा भाई साहब मेरे तो हाथ पांव फूल गए और छाती में खौफ बैठ गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये बुढ़ा इतनी जल्दी हमारा प्रेशर पकड़ लेगा और हवा की स्पीड से रास्ता रोक देगा। अब सिचुएशन बिल्कुल आर या पार की हो चुकी थी। साला हमारा बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।